लाओ, कुछ होमवर्क दिया था क्या? क्या रेस में दिया था क्या? मॉड्यूल? ला मॉड्यूल बताओ। सबसे पहले S1 बताओ। क्या नहीं बनता? S2 नहीं बनता? सबसे पहले S1 कहां तक हो गया डिस्कस? 36 तक हो गया। 36 तक ही दिया है ना, एक ही दिया था। 35 तक डिस्कस हो गया था। सच बोल रहे हैं अपन। 36 नहीं आया। रिएक्शन लिखा क्या? क्या है, रिडॉक्स नॉन रिडॉक्स? 36 देखो S1 का। टू 50 लीटर ऑफ 0.2 नॉर्मल NaOH। एक कंटेनर में 50 लीटर 0.2 नॉर्मल NaOH पड़ा हुआ था। इसमें 2.5 लीटर 2 नॉर्मल HCl मिला दिया और साथ में मिलाया 15 लीटर 0.1 नॉर्मल FeCl3। What weight of Fe2O3 can be obtained from the precipitate? Also report the normality of NaOH left in resultant solution. मुझे सवाल समझ में आया नहीं आया? मुझे ये पता चल गया कि फाइनल वॉल्यूम 50 लीटर में जब 2.5 लीटर मिलाएंगे और 15 लीटर मिलाएंगे तो ये 67.5 लीटर बन जाता है। क्योंकि फाइनल नॉर्मेलिटी पूछा है, तो नॉर्मेलिटी क्या होता है? नंबर ऑफ इक्विवेलेंट इन डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो फाइनल वॉल्यूम हो गया 67.5। इसमें किसी को दिक्कत? ठीक है। मैंने कभी शायद डिस्कस किया होगा तुम्हारे बैच में कि अगर मान लो एक कंटेनर में एक स्ट्रॉन्ग एसिड है और एक वीक एसिड का मिक्सचर है और उसमें स्ट्रॉन्ग बेस मिलाएंगे तो पहले किससे रिएक्ट करेगा? यही करेगा। अब हमारे पास NaOH है इस कंटेनर में, हमने HCl मिलाया और FeCl3 मिलाया। ये HCl रिएक्ट किससे करेगा? पक्का? तो NaOH पहले HCl से रिएक्ट करेगा, ये क्लियर है। FeCl3 से रिएक्ट कब करेगा? जब NaOH पूरा का पूरा खत्म हो चुका होगा। तो यहां पर पहला रिएक्शन क्या होगा? हमारे पास जो NaOH है, जो 50 लीटर 0.2 नॉर्मल है, वो HCl से रिएक्ट करेगा जो 2.5 लीटर 2 नॉर्मल है, और ये NaCl प्लस वाटर बनता है। ये 5 इक्विवेलेंट है और ये 10 इक्विवेलेंट है। कौन सा LR है? यानी ये पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा, ये 5 इक्विवेलेंट बनेगा और ये 5 इक्विवेलेंट बचेगा। अब सेकेंड रिएक्शन, यानी HCl पहले पूरी तरह बर्बाद हो गया। अब NaOH किससे रिएक्ट करेगा? NaOH जो 5 इक्विवेलेंट बचा है वो रिएक्ट करेगा किसके साथ? FeCl3 के साथ। क्या बनेगा? इक्वेशन लिख के दिया है उसने, क्या बनेगा? Fe2O3 Fe2O3 प्लस NaCl प्लस H2O, यही बनेगा। ये 5 इक्विवेलेंट है। Fe+3 से ये भी Fe+3 जा रहा है। इसका मतलब ये क्या है? एक नॉन रिडॉक्स रिएक्शन है। नॉन रिडॉक्स रिएक्शन है। FeCl3 का मुझे एन फैक्टर चाहिए। 3 कैसे आया? सॉल्ट है, या तो कैटायनिक चार्ज देखेंगे या नॉन रिडॉक्स। तो क्लियर हो गया ना सबको?
कि ये रिडॉक्स रिएक्शन नहीं है, ये नॉन रिडॉक्स है। FeCl3 है हमारे पास 15 लीटर 0.1 नॉर्मल, यानी 1.5, अरे इन फैक्टर की जरूरत ही नहीं है, नॉर्मेलिटी में दिया है। तो दोनों में LR कौन सा है? FeCl3। ये बचेगा कितना? 3.5 इक्विवेलेंट, और ये कितना बन जाएगा? 1.5 इक्विवेलेंट। Fe2O3 का इनफैक्टर चाहिए, Fe2O3 का इनफैक्टर। ये सॉल्ट नहीं है, ऑक्साइड का इनफैक्टर। ऑक्साइड का इनफैक्टर कैसे निकालते हैं? ऑक्साइड SO3 का इनफैक्टर कितना? उसमें क्या ऐड करते हैं? H2O, फिर H2SO4। ये ऑक्साइड है, क्या ऐड करेंगे? H2O। क्या बनेगा? FeOH का होल थ्राइस, फेरिक हाइड्रोक्साइड। भूल गए? इतना पढ़ने के बाद भी हम भूल जाते हैं। ऑक्साइड्स का इनफैक्टर कैसे निकालते हैं? वाटर ऐड करो, देखो कितना FeOH होल थ्राइस बन रहा है। अबे करो बे। Fe2O3 प्लस H2O, Fe2O3 प्लस H2O क्या बनेगा? FeOH होल थ्राइस। बैलेंस करो उसे, FeOH होल थ्राइस। अरे OH माइनस बताओ मुझे कितने मिलेंगे? 6 मिलेंगे पक्का? 1 मोल ऑफ Fe2O3 कितने मोल OH माइनस रिलीज कर रहा है? 6 मिला सभी को? पक्का? Fe2O3 का इनफैक्टर निकालना है, ऑक्साइड है। ऑक्साइड का इनफैक्टर निकालने के लिए मैंने कहा था उसमें वाटर ऐड करो। वाटर ऐड करने से बनेगा या तो क्या, हाइड्रोक्साइड ही बनेगा। H2SO4 भी तो हाइड्रोक्साइड ही है, OH OH तो जुड़ते हैं उसमें। तो 1 मोल ऑफ Fe2O3 कितने मोल OH माइनस दे रहा है? 6। क्लियर है सभी को? पूछ लिया करो, नहीं है क्लियर? बहुत बढ़िया, पूछा करो भाई। Fe2O3 है, H2O है, फेरिक हाइड्रोक्साइड बनेगा, क्योंकि यहाँ Fe+3 था, नॉन रिडॉक्स है तो Fe+3 में ही रहेगा। 2 Fe 2 Fe, 3 और 2 6, 3H2, ये बैलेंस हो गया। अब देखो FeOH होल थ्राइस 3 OH माइनस देगा ना, लेकिन Fe2O3 कितने देगा? 3, और यहाँ कितने हैं ऐसे? 2 मोल। तो 1 मोल ऑफ Fe2O3 कितने मोल OH माइनस रिलीज करेगा अगर उसको वाटर में ऐड करेंगे? तो 6 मोल। सही है? नॉन रिडॉक्स है ना, अगर इधर +3 है तो उधर भी +3 ही बनेगा। अगर +2 हो जाएगा तो रिडॉक्स हो जाएगा, नॉन रिडॉक्स है। इसका इनफैक्टर आ गया भैया 6। ठीक है, पूछा क्या है उसने? इसका मास पूछा आई थिंक। तो इसके मोल कितने हो जाएंगे? 1.5/6 मोल, यानी 1/4 मोल। 1/4 मोल का मतलब 1/4 इंटू इसका मोलर मास 160। देखो 40 ग्राम आंसर आ रहा होगा इसका। Fe2O3 का मास कितना? 40 ग्राम। बोलो। बिल्कुल कर सकते, POS लगाए। गुड, बिल्कुल बिल्कुल सही। शाबाश, इसे दिमाग लगाओ, अच्छी बात है। गुड। उसने POS लगा दिया। उसने कहा यहाँ आपका मोल निकाल लो, Fe का इनफैक्टर पता ही है 3, तो 1.5/3 यानी हाफ मोल। जितना मोल ये है, क्योंकि Fe इसके अलावा कहीं Fe नहीं दिख रहा ना, POS लगाओ। जितना ही होगा उसका आधा ये होगा, हाफ बैलेंस करोगे ना। तो अगर ये हाफ मोल है तो ये कितना हो जाएगा? 1/4 मोल। बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। जितना दिमाग लगाओगे उतना अच्छा रहेगा। और सबसे अच्छी बात यह है कि अगर तुमने सोचा है ना इसका सॉल्यूशन, तो तुम्हें वो हमेशा याद रहेगा। ये हमेशा ध्यान रखना, ऐसा होता है पढ़ते टाइम कि जो हमारा थॉट प्रोसेस होता है और जो सर ने सिखाया होता है, अगर हमारा थॉट है ना, तो जब कभी भी वो सवाल आएगा 2 महीने 3 महीने बाद, तो जो हमने उस टाइम सोचा था ना, हमारा दिमाग उसी को याद करेगा। सर वाला सॉल्यूशन ध्यान नहीं आएगा। इसलिए बार बार बोलते हैं कि तुम खुद दिमाग लगाया करो। उसने आई थिंक जो बचा हुआ NaOH उसका नॉर्मेलिटी भी पूछा है। तो NaOH का नॉर्मेलिटी कितना होगा? 3.5 इक्विवेलेंट कितने में? 67.5 लीटर में।
अगला बताओ। S2, S1 में और कोई अभी भी पूछ लो, करना है सब, है ना। तुम्हारा ACT जो है ना उसमें रिडॉक्स पूरा आएगा, एक हार्डनेस रह गया वो भी पढ़ाना है, और बैलेंसिंग बाय ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। S2 बताओ। S2 का 15, S2 का 15 देखो जरा। 15, a mixture of H2SO4 and H2C2O4, एक मिक्सचर है H2SO4 प्लस H2C2O4, इसको A मोल मान लो, इसको B मोल मान लो, एंड सम इनर्ट इंप्योरिटीज, और साथ में कुछ इंप्योरिटीज हैं। टोटल मास दे रखा है भैया 3.185 ग्राम, was dissolved in water and the solution made up to 1 लीटर। सॉल्यूशन कितना कर दिया, 1000 ml कर दिया ये सॉल्यूशन, यानी ये A मोल 1000 ml में है, B मोल भी 1000 ml में है, केवल 10 ml सॉल्यूशन लिया, ओनली 10 ml ऑफ सॉल्यूशन इज टेकन, इसको एलिकोट बोलते हैं ना। तो यहां पर हमारे पास कंटेनर में कितना आया, H2SO4 B बाय 100 मोल और H2C2O4 A बाय 100 मोल। अब इसका रिएक्शन किसके साथ किया, NaOH के साथ, इसका रिएक्शन NaOH के साथ किया, और NaOH का कितना लगा अमाउंट, 3 ml 0.1 नॉर्मल। NaOH के साथ नॉन रिडॉक्स रिएक्शन होगा, ये अगर बेस है तो किसके साथ रिएक्ट करेगा, तो एसिड कौन है, केवल H2SO4 या दोनों ही एसिड है, दोनों ही है ना, तो रिएक्शन किसके साथ करेगा, दोनों के साथ करेगा, दोनों दिखे एसिड, तो H2SO4 जो है वो NaOH के साथ रिएक्ट करेगा। रिएक्शन लिखने की जरूरत नहीं है, हमेशा ध्यान रखना, अगर एसिड बेस है तो प्रोडक्ट नहीं लिखना है, इसका इन फैक्टर 2, इसका इन फैक्टर 1, ये B बाय 100 मोल, ठीक है जी। ये है H2C2O4 और साथ में NaOH, इसका इन फैक्टर 2, और ये A बाय 100 मोल, इसका इन फैक्टर 1। एन फैक्टर दोनों का क्या है, सेम, तो दोनों के इक्विवेलेंट ऐड कर सकते हैं। तो इसके B बाय 50 इक्विवेलेंट, इसके भी A बाय 50 इक्विवेलेंट, तो टोटल इक्विवेलेंट ऑफ NaOH कितना हो गया, A बाय 50 प्लस B बाय 50, और ये किसके बराबर, नॉर्मेलिटी इंटू वॉल्यूम, 0.1 इंटू 3 अपॉन 1000, 1000 से क्यों डिवाइड किया, ठीक है। तो A और B दो अननोन है, तो दो इक्वेशन होने चाहिए। पहला इक्वेशन आया हमारा NaOH के साथ, इसने दूसरा इक्वेशन भी दिया होगा, इन अनदर एक्सपेरिमेंट 100 ml ऑफ द सेम सॉल्यूशन, इसमें से अब कितना लिया, 100 ml ऑफ सॉल्यूशन इज टेकन, इसमें से 100 ml बाहर निकाल दिया, तो हमें H2SO4 कितना मिला, हमें H2SO4 मिला B बाय 10 मोल, और हमें H2C2O4 कितना मिला, ये मिला A बाय 10 मोल, ठीक है जी। इसका रिएक्शन किसके साथ किया, इसका रिएक्शन किया 4 ml 0.02 मोलर KMnO4 के साथ, कौन से मीडियम में किया, अरे खुद ही एसिड है ना, मैं भी दिमाग लगा रहा हूं, एसिड तो है ही सॉल्यूशन में, तो एसिडिक मीडियम है। अगर एसिडिक मीडियम है, अब ये किससे रिएक्ट करता है, ये खुद ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ना, यानी खुद इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, गेन, यानी किससे रिएक्ट करेगा, जो इलेक्ट्रॉन लूज करे। इसमें सल्फर +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, और सल्फर की मैक्सिमम औकात इतनी ही है, 6 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा लूज नहीं कर सकता, तो क्या ये H2SO4 से रिएक्ट करेगा, नहीं करेगा। और यहाँ ऑक्सैलिक एसिड जो है ये कार्बन +3 है, तो ये KMnO4 दोनों से रिएक्ट नहीं करेगा, किससे करेगा, केवल एक से, और वो कौन है, H2C2O4, ऑक्सैलिक एसिड का रिएक्शन होगा।
यानी रिएक्शन हमारे पास क्या होगा, ये जो H2C2O4 है ये KMnO4 से रिएक्ट करेगा +3, ये CO2 में कन्वर्ट होगा +4 और ये Mn+2 में कन्वर्ट होगा। इसका N फैक्टर 5, 4 ml 0.05 मोलर A बाय 0.02 मोलर A बाय 10 मोल, इसका एन फैक्टर 2। तो यहां से A बाय 10 मल्टीप्लाइड बाय 2 इक्वल टू आ जाएगा 4 इंटू 4/1000 इंटू 0.02 इंटू 5। इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, A वहां रखोगे तो क्या आ जाएगा, B हो जाएगा। दोनों के मोल आएंगे, दोनों के मास आ जाएंगे। कर लोगे? वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन। कितने लोगों से हो गया था ये? बस? अरे सही में डिफिकल्ट था क्या ये? अभी देखो जरा, डिफिकल्ट था? इससे डिफिकल्ट, ज्यादा डिफिकल्ट करे मैं कॉपी में अपन ने। क्या मैंने लिखा है? मैंने क्या बोला, रिडॉक्स का जो सवाल है, चाहे मोल चाहे कॉन्सेंट्रेशन टर्म में बस एक चीज है, कन्वर्जन। एसीटी में भी कन्वर्जन आएगा भैया भर के, सभी कर लेना जिसमें तुम अटक रहे थे, मोल फ्रैक्शन से मोलैलिटी और सारे के सारे करने, कभी भी अटकना नहीं है कन्वर्जन में, है ना? तो फोकस करो रीड करने पर, जैसे जैसे पढ़ते जाओगे ना, पढ़ते जाओगे उसको लिखते जाओ, और उसके बाद रिएक्शन पर कमांड करो। मोल का कोई भी सवाल हो, कॉन्सेंट्रेशन टर्म का हो, चाहे रिडॉक्स का हो, मैंने शुरू से कहा रिडॉक्स के सवाल पढ़ने में तुम्हें डिफिकल्ट लगे कि क्या दे रखा है यार, 10 ml कहाँ गया, 100 कहाँ गया, ऐसे नहीं सोचना है। रिएक्शन पर फोकस करना है कि क्या हम उस सवाल को पढ़ने के बाद केमिकल रिएक्शन को लिख पा रहे हैं। जैसे इसके पहले वो जो NaOH वाला था, ये भी अगर रिएक्शन को सोच पाओगे तो अपने आप सवाल बन जाएगा। तो रिडॉक्स के सवाल का जो डिफिकल्टी लेवल है वो स्टार्टिंग वाला ही है, वो लास्ट वाला नहीं है। बाद में तो क्योंकि इक्वल इक्विवेलेंट्स करने हैं, वो तुम्हें सबको पता है। स्टार्टिंग में जो रिएक्शन लिखना है, रिएक्शन वाला पार्ट इंपॉर्टेंट है, और वही समझना है कि सवाल पढ़कर क्या हम रिएक्शन लिख पा रहे हैं। अगर रिएक्शन लिख पा रहे हो तो ही आगे प्रोसीड करो, नहीं लिख पा रहे हो तो छोड़ दो, इसका मतलब जो नहीं होगा। सीधा सा फंडा है रिडॉक्स में, लिख लो। सवाल तो इजी था मेरे ख्याल से। अच्छा, सॉल्यूशन देख के इजी लगता है और सवाल पढ़ के डिफिकल्ट। S2 में और बताओ, क्वेश्चन नंबर 11। हार्ड वाटर तो पढ़ाया नहीं, 11 दिया भी नहीं होगा, वो फिर मैंने पढ़ा नहीं होगा। 11 के अलावा 12th बताना है क्या? 14, 16, 14, 14 देखो जरा। Mg कैन रिड्यूस NO3 माइनस टू NH3 इन बेसिक मीडियम। इसने तो रिएक्शन दे दिया NO3 माइनस प्लस Mg प्लस H2O, लेकिन इसने बैलेंस करके नहीं दिया। नालायक, बैलेंस कर देता तो मेरा सवाल हो जाता आसानी से। फिर तो मोल कॉन्सेप्ट से कर लेते ना, इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट कहाँ लगाते। ये बना MgOH होल ट्वाइस प्लस OH माइनस प्लस NH3। इसने कहा a 25 ml sample of NO3 minus solution was treated with Mg। ये 25 ml है, was treated with Mg, the NH3 was passed into 100 ml of 0. ये NH3 जो बना ना, ये NH3 बना, ये फर्स्ट स्टेप हो गया। इस NH3 को ले गए कहां पर, HCl पर, क्या बनेगा, NH4Cl। इसमें देखो ये नॉन रिडॉक्स रिएक्शन बन गया। The NH3 gas was passed into 100 ml of the 0.15 normal HCl। ये 100 ml है, 0.15 नॉर्मल HCl है। The excess of HCl, ताला एक स्टेप और है, क्या सवाल है, तीसरा, यानी जो बच जाएगा HCl
The excess of HCl required 32.1 ml, 32.1 ml, 0.1 नॉर्मल NaOH. वापस से नॉन रिडॉक्स रिएक्शन है, एसिड बेस. What was the molarity of NO3 माइनस? इसका मोलैरिटी पूछा है. इसका नॉन रिडॉक्स का तो प्रोडक्ट लिखने की कतई जरूरत नहीं है. कभी भी ऐसी गलती जरूरत नहीं है करने की. ये कितना लिया था भैया? 15 लिया था क्या? 15 मिली इक्विवेलेंट लिया था. ये कितना था? 3.21 मिली इक्विवेलेंट. तो ये भी कितना था? 3.21 मिली इक्विवेलेंट. दोनों में HCl का इनफैक्टर सेम है क्या? तो 15 लिया था, 3.21 बच गया 11 पॉइंट. तो 11.79 मिली इक्विवेलेंट जो होगा ये यूज हो जाएगा. ये बर्बाद हुआ किसके साथ? तो NH3 के मिली इक्विवेलेंट आ गए 11.79 मिली इक्विवेलेंट. अब NH3 का एन फैक्टर यहां पर कितना है भैया? 1. एक ही H+ लिया ना. और यहां NH3 -3 है और यहां N+5 है. यहां इसका एन फैक्टर 8 है. तो यहां इक्विवेलेंट एज इट इज उठाकर नहीं रख सकते. ये किस किस को चमक गया था सवाल करते टाइम? बाकी को क्यों नहीं चमक रहा भाई? मुझे लग रहा था पूरा TMP1 इंटेलिजेंट है. क्या मुझे गलत लग रहा था क्या? तो सबको समझ नहीं आ रहा है चैप्टर क्या? समझ में आ रहा है? मेरे को आ रहा है सिर्फ. ऐसे कौन कौन है भाई? नहीं आ रहा समझ में? क्या? पक्का सारे इंग्लिश मीडियम से ही हो ना? इसका एन फैक्टर क्या है? 8. इसका एन फैक्टर क्या है? 1. ये तो पता है ना. कॉन्सेप्चुअली तो वीक नहीं हो ना, सारी बातें पता है ना. रिएक्शन नहीं लिख पा रहे हो तुम एक बार ये सोचो. मतलब पढ़ते टाइम, मतलब जो जो चीजें मैंने बताई है उसमें दिक्कत है, एन फैक्टर कैलकुलेट करने में दिक्कत है, या रिएक्शन लिखने के लेवल पर दिक्कत है? ये 3 नहीं लिख पाए. देखो ये रिएक्शन तो दिया था इसने, ये दिया था. एक बार फिर से सवाल पढ़ो. मैंने क्या बोला? रिडॉक्स में जो लाइन है ना, उस लाइन, एक एक लाइन को तोड़कर पढ़ा करो. मतलब ऐसे नहीं कि एक बार में सवाल पढ़ लिया. रिडॉक्स के साथ समस्या क्या समझना ध्यान से. जैसे एनसीईआरटी बुक होती है ना, एनसीईआरटी बुक से कभी रीड करके देखना. 11th क्लास की जो बुक है, पहली लाइन पढ़ोगे समझ में आएगा, दूसरी पढ़ोगे समझ में आएगा, तीसरी पढ़ोगे समझ में आएगा. लेकिन जब 4-5 लाइन एक साथ पढ़ लोगे ना तो कुछ समझ नहीं आएगा. यानी अगर टुकड़ों में ब्रेक कर करके पढ़ोगे तो समझ आएगा. लेकिन तुम सोचो जैसे बचपन में होते ना, वो मैम बैठ जाती थी, हाँ खड़े हो जा, फिर वो एक एक पैरा में पढ़ लेता था, तू बैठ जा, तू खड़ा हो जा, दूसरा पैरा में पढ़ लेता था ना. ऐसे होता था ना कि एक को उठाया बैठ जा, दूसरे को उठाया बैठ जा, तीसरे, सारे के सारे क्या कर रहे हैं? मूर्खों की तरफ पढ़ रहे हैं. सोल्यूशन कंटेनिंग 0.4. कुछ समझ नहीं आ रहा है, वो पता नहीं क्यों पढ़ा रहे थे. ये अपने स्कूल सिस्टम की वीकनेस है बहुत बड़ी वाली, कि आप रीडिंग करा रहे हो ना, तो कम से कम वो रीडिंग का मतलब है कि वो फील करे कि पढ़ क्या रहा है, उसको विजुलाइज करे. वो नहीं, मैम देखती थी बस ये सही बोल रहा है ना पेस, और सुन, पता नहीं सुनती भी थी नहीं थी. उनको रेस्ट करना होता था. मेरा साथ ये एक्सपीरियंस था. हमारी मैम को सिर्फ वहां बैठे रहना कुर्सी पे. 35 मिनट की क्लास होती थी. सोचो हम लोग 1.5 घंटे खड़े रहते हैं यहाँ पे, 1.5 घंटे से ज्यादा ही हो जाते हैं. तुम थक जाते हो उल्टे नालायक को. 35 मिनट्स की होती थी क्लास, ये 30 मिनट की ना. उसमें भी बढ़िया स्कूल का तुम्हें अगर सिस्टम याद हो, मतलब मेरे स्कूल में तो ये था कि एक टेबल लगी हुई थी और चेयर थी, पीछे बोर्ड, और वो आराम से टीचर आते थे, हम तो खड़े होते थे, हम बैठे उससे पहले तो बैठ जाते थे. तो यहाँ देखो हमारे लिए यार इज्जत ही नहीं है यार. है क्या? समझ रहा हूँ, क्या मित्र माय फ्रेंड.
वही हालत हमारी हो रही है मतलब। समझ नहीं आया तुम लोगों ने, इसको समझ में आया। इसको समझ में आया बस। अरे उसका डेंगू ठीक नहीं हुआ क्या? फरार हो गया। अब देखो जरा ध्यान से, mg कैन रिड्यूस NO3 माइनस टू NH3 इन बेसिक मीडियम। ये लाइन पर रुक जाओ। इक्वेशन लिखा, पहला लिख दिया। आगे देखो, a 25 ml sample of NO3 minus solution was treated with mg। ये पहला रिएक्शन हो गया। आगे क्या लिखा, दी NH3 was passed। अब ये NH3 was passed, NH3 कहाँ है? पहले रिएक्शन में देखो बना है, वो जो बना है दी NH3 was passed into 100 ml of 0 point। मतलब ये अब जैसे लैब में बैठे हो ना, रिडॉक्स के सवाल मैंने क्या बोला, एक्सपेरिमेंटल टाइट्रेशन है पूरा। जो तुम टाइट्रेशन करते हो लैब में, उसी लैंग्वेज में लिखा रहता है। तो तुम अपने आप को इमेजिन करो कि तुम ये एक्सपेरिमेंट कर रहे हो। तो सबसे पहले क्या किया, एक 25 ml का सैंपल लिया और उसको mg से ट्रीट किया। उसमें से जो NH3 निकला was passed into 100 ml of 0.15 नॉर्मल HCl। उसमें हमने क्या कर दिया, HCl मिला दिया NH3 में। द एक्सेस ऑफ HCl, इसका मतलब जो HCl मिलाया था वो क्या था, एक्सेस में था। और रिएक्शन के बाद जो बात जाएगा, द एक्सेस ऑफ HCl रिक्वायर्ड 32.1 ml of 0.1 नॉर्मल NaOH फॉर न्यूट्रलाइजेशन। अब तुम्हें फील आ जाएगा, वैसे रिएक्शन लिख भी दिया है मैंने तो ज्यादा दिख जाएगा। ठीक है, इन्हीं सवालों को बार बार करो। रिडॉक्स में कोई वैरायटी नहीं, इनफैक्ट फिजिकल केमिस्ट्री में कोई वैरायटी नहीं, इसलिए तो पढ़ा रहा हूं मैं, आसान सब्जेक्ट है। कौन सा आसान है? और अरे तो आसान नहीं होता तो हम लोग पढ़ाते क्या यहाँ पे? बायोलॉजी इजी है, समझ रहा हूं मैं। मैंने अभी कहा ना, विजुलाइज करो, फील करो। एक एक लाइन को फील कर रहा है कि एक लाइन यहाँ रुक गई, अगली लाइन, फिर अगली लाइन, फिर अगली लाइन। नालायक। ये हो गया 11.79 मिली इक्विवेलेंट। तो 1 से डिवाइड करोगे तो 11.79 मिली मोल आएगा। 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 11.79 इंटू 8 मिली इक्विवेलेंट। दोनों के मिली इक्विवेलेंट बराबर, तो कितना हो जाएगा 25 इंटू इसका मोलैरिटी इंटू एन फैक्टर कितना 8, बराबर कितना हो जाएगा 11.79 इंटू 8। ये हो गया, मोलैरिटी आ गया। 16 बताना है क्या? रुक जा नालायक। 13 बताना है क्या? 9 10? हाँ जी, हाँ। तो अपने को क्या करना है, जैसे लैब में एक्सपेरिमेंट करते हैं ना, उसी तरीके से पढ़ना है। जैसे 12th पूछा किसी ने, 12th देखो, 3.55 ग्राम सैंपल ऑफ ब्लीचिंग पाउडर सस्पेंडेड इन वाटर। सस्पेंडेड इन वाटर मतलब पानी में घोल दिया, किसको? हमारे पास था 12th क्वेश्चन, CaOCl2 ब्लीच सॉल्यूशन, ये 3.55 ग्राम था। इसको किसमें डाल दिया, ये H2O था, पानी था भैया, ठीक है। was treated with enough acetic acid। अब जो CaOCl2 है ना, CaOCl2 जब पानी में डिसॉल्व करते हो ना, तो पहला रिएक्शन होता है CaOCl2, ये Cl2 में कन्वर्ट होता है। ये नहीं पता होगा, CaOCl2 Cl2 में कन्वर्ट होता है। चलो कोई बात नहीं, मत पता होने दो, ठीक है। अरे छोड़ो ना, ये मैंने करवा रखा है क्वेश्चन, जब आयोडोमेट्री करवाया था CaOCl2। मत
कोई एक्स्ट्रा रिएक्शन याद करने की जरूरत नहीं, आयोडोमेट्री वाला तो याद है ना। CaOCl2 है, CaOCl2, इसका रिएक्शन किससे किया, Ki एक्सिस में। ये मैंने लिखवा रखा है CaCl2 प्लस H2, और ये किसमें कन्वर्ट हुआ, I2 में। 0 से कितना, -1, इसका इनफैक्टर कितना 2, इसका इनफैक्टर कितना 2, सेकंड। और मीडियम के लिए एसिटिक एसिड दिया है यहां पे। उसके बाद क्या बोला, आयोडीन दस लिबरेटेड, आयोडीन जो लिबरेट हुआ, रिक्वायर्ड हाइपो सॉल्यूशन कितना, Na2H2O3, NaI प्लस Na2S4O6, इसका एन फैक्टर 1, इसका एन फैक्टर 2, एन फैक्टर दोनों में I2 का क्या है, यह है 80 ml 0.2, दोनों के इक्विवेलेंट इक्वल कर लेंगे, इसके मोल निकाल सकते हो क्या, हो जाएगा सवाल। अब जितने इक्विवेलेंट CaOCl2 उतना इक्विवेलेंट Cl2, फ्री Cl2 निकालना है। CaOCl2 Cl2 लिखो, दोनों POAC लगा दो ना, दोनों के मोल सेम आएंगे। O2 दिया था, O2 बताओ, पहला पहला ही नहीं हुआ O2 का फर्स्ट, O2 का फर्स्ट, पहली लाइन पढ़ो, इफ 10 ग्राम V2O5 इज डिसॉल्व्ड इन एसिड, भैया पहली रिएक्शन V2O5, इसका ऑक्सीडेशन नंबर +5, ये 10 ग्राम दिया, इसने कहा इफ 10 ग्राम V2O5 इज डिसॉल्व्ड इन एसिड एंड इज रिड्यूस्ड टू V+2 बाय जिंक मेटल, यानी इसका रिएक्शन जिंक मेटल से है, एसिडिक मीडियम है, जिंक किस में कन्वर्ट होगा, ये तो V+2 में गया, और जिंक किस में जाएगा, Zn+ तो नहीं होता ना, जिंक का एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, कौन सा, Zn+2, ये क्लियर है। तो अगर ये +5 से +2 जा रहा है तो जिंक किस में जाएगा, जिंक+2, पहली रिएक्शन में कोई दिक्कत, पहली लाइन पढ़ी सिर्फ, how many mole I2 could be reduced by the resulting solution if it is further oxidized to VO+2, यानी ये जो V+2 है, V+2 is further oxidized to VO+2, इसका रिएक्शन किससे किया, I2 के साथ, और I2 किस में कन्वर्ट होता है, I- में, इसका इनफैक्टर 2, ये +4 हो जाएगा तो इसका इनफैक्टर भी 2, ये +5, इसका इनफैक्टर 3, और इसका इनफैक्टर 6, कॉमन स्पीशीज का इनफैक्टर दोनों में सेम नहीं है। रिएक्शन पहले बताओ, जो लाइंस मैंने पढ़ी क्या उससे रिएक्शन सही लिखा है क्या, एक बार फिर से पढ़ो, क्योंकि मैं बार बार बोल रहा हूं कि फिजिकल केमिस्ट्री में, सर भले ही बोल रहा हूं कि फिजिक्स आसान है, लेकिन फिजिक्स में वेरिएशन है, सवालों को बहुत तरीके से घुमा सकते हैं, केमिस्ट्री की औकात नहीं है घुमाने की, क्योंकि ये सब एक्सपेरिमेंटल रिएक्शंस है, मतलब कोई भी हाइपोथेटिकल रिएक्शन तुम्हें नहीं देंगे, जो फिजिबल है, जो हो सकती है, वही रिएक्शंस आएंगी, इसलिए तो स्टैंडर्ड रिएक्शंस लिखी है। अपने मन से मैं Zn+3 नहीं बना सकता, Zn+ नहीं बना सकता, तो जो रिएक्शंस तुम कर रहे हो यही का यही पेपर में आएगा, इससे कुछ भी अलग नहीं आएगा, समझ में आ रही बात। तो जो स्टैंडर्ड रिएक्शन है वो चेंज नहीं होंगी, तो इन्हीं रिएक्शंस को बार बार रिपीट करो, इन्हीं क्वेश्चंस को बार बार करोगे तो अपने आप सारी चीजें सही हो जाएंगी। देखो अब सर सारे स्टेटमेंट पढ़ गए, देखो सही आ रहा है क्या, ये कितना दिया 10 ग्राम, इसके मोल निकाल सकते हैं क्या, कितने 10 बाय वेनेडियम कितना दिया 51, 102 और 80, इसके मोल तो इसके 60/182 इक्विवेलेंट हो जाएंगे क्या, तो ये भी हो जाएंगे 60/182 इक्विवेलेंट। क्या वही का वही यहां लिख सकते हैं क्या, क्या दिक्कत है, तो 3 से डिवाइड करो, 20/182 मोल, तो ये 20/182 मोल, मल्टीप्लाई करो 40/182 इक्विवेलेंट, तो ये भी कितना 40/182 इक्विवेलेंट, 2 से डिवाइड करो 20/182 मोल, आ गया आंसर।
हाँ बोलो। मैंने क्या किया, जो उसने दिया था वो रिएक्शन लिखा, उसके बाद तो तुम्हें आता ही है मोल को कैसे चेंज करना है इक्विवेलेंट को। अरे पढ़ लिया भाई। कौन है ये? पीसी थोड़ी ज्यादा टफ लग रही है, प्लीज कुछ सॉल्यूशन बता दीजिए। सबसे अच्छा सॉल्यूशन क्या है? छोड़ दो। संन्यास ले लो। जो चीजें डिफिकल्ट लगे उसको करने, या तो करो ढंग से करो, या फिर हो गया O2 का पहला, दूसरा, तीसरा, तीसरा, ती, अरे सुन लिया भाई। तीसरा देखो, CH Cl2COOH। अरे चल रहा है ना, ये चल रहा है। देखो CH Cl2COOH किसमें ऑक्सीडाइज हो रहा है? CO2 H2O प्लस Cl2, और किसकी हेल्प से? कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कितना है? 600 मिली इक्विवेलेंट। इसने क्या बोला? सेम अमाउंट ऑफ एसिड, यहां से ए मोल मान लो इसको, यही सेम अमाउंट ऑफ एसिड CH Cl2COOH कैन न्यूट्रलाइज हाउ मेनी मोल्स ऑफ अमोनिया? तो ये तो एक रिडॉक्स रिएक्शन है क्योंकि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये एक नॉन रिडॉक्स रिएक्शन है क्योंकि ये है एसिड बेस रिएक्शन। तो बनेगा CH Cl2COO माइनस NH4 प्लस अमोनियम डाइक्लोरो एसीटेट। तो इसने इसके मोल्स पूछे हैं, एक्स मोल। दोनों में कोई कॉमन स्पीशीज है क्या? क्या? CH Cl2COH। पहले रिएक्शन लिख लोगे, रिएक्शन में तो परेशानी नहीं है। अब मुझे CH Cl2COOH का एन फैक्टर निकालना है। अरे रुक जाना भाई, ये तो नॉन रिडॉक्स है, ये बेस, ये एसिड। एसिड कौन सा? ये वाला कि ये वाला H? कौन सा वाला H? ये वाला। तो कितने हैं? तो इसका एन फैक्टर 1। बहुत बहुत बधाई। नॉन रिडॉक्स में इसका एन फैक्टर 1, ये तो रिडॉक्स है, इसका एन फैक्टर निकालना है। दो तरीके, या तो ऑक्सीडेशन नंबर से निकालो या हाफ रिएक्शन से निकालो। क्या दिमाग लगाया? क्या हम ऑक्सीडेशन नंबर निकाल सकते हैं क्या? अगर निकाल सकते हो तो उस पर जाओ,
लेकिन सबसे आसान तरीका मैंने कहा था, जैसे ही ऑर्गेनिक कंपाउंड दिखे, जैसे ही ऑर्गेनिक कंपाउंड दिखे, क्या जाना चाहिए? हाफ रिएक्शन मेथड। तो यहां CHCl2 COOH ये कन्वर्ट हो रहा है CO2 प्लस Cl2। H2O तो बाद में अपन ऐड कर देंगे, ये तो पता नहीं क्यों ऐड कर दिया इसने पूरी रिएक्शन का। यहाँ 2 Cl बैलेंस है, 2 कार्बन बैलेंस हो गया। ऑक्सीजन देखो, यहाँ 4, यहाँ 2, तो इधर 2 H2 आएगा। ये तो पूरी रिएक्शन का H2 लिखा था उसने। अब क्या बैलेंस करना? हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन और 2, 6 हाइड्रोजन, तो 6H प्लस, तो 6 इलेक्ट्रॉन। तो इसका एन फैक्टर कितना? 6। ये कितने लोगों से आ गया था इसका एन फैक्टर 6? बस, हाँ वो ऑक्सीडेशन से भी आ जाएगा। तो अगर इसका एन फैक्टर 6 है तो ये 600 मिली इक्विवेलेंट है, तो ये भी कितना हो जाएगा? 600 मिली इक्विवेलेंट। तो ये 100 मिलीमोल हो जाएगा। दोनों का एन फैक्टर अलग है तो 600 मिली इक्विवेलेंट नहीं लिख सकता। अगर ये 100 मिलीमोल है तो मैंने इसको 100 मिलीमोल लिख दिया, यानी ये 100 मिली इक्विवेलेंट है। अगर ये 100 मिली इक्विवेलेंट तो ये भी कितना हो जाएगा? और इसका एन फैक्टर कितना? तो ये भी 100 मिलीमोल, यानी कितना? 0.1 मोल। 100 मिलीमोल ये होता ना, 0.1 मोल। देखो आंसर O2 का क्वेश्चन नंबर 4 नहीं हुआ ये। O2 का क्वेश्चन नंबर 4, O2 का क्वेश्चन नंबर 4, HNO3 ऑक्सीडाइजेस NH4 प्लस आयन। HNO3 प्लस 5 ऑक्सीडाइजेस NH4 प्लस आयंस -3। HNO3 ऑक्सीडाइजेस NH4 प्लस आयंस टू नाइट्रोजन। नाइट्रोजन NH4 प्लस को नाइट्रोजन में कन्वर्ट किया, यानी ये -3 से 0 गया। तो इसका इनफैक्टर कितना? 3, और इसका इनफैक्टर कितना? 6। एंड इटसेल्फ गेट रिड्यूस टू NO2, और खुद किस में कन्वर्ट हो गया? NO2 में। यहां +5 से +4, इसका इनफैक्टर 1, इसका इनफैक्टर भी 1। The moles of HNO3 required by 1 mole of HNO3, ये A मोल, 1 मोल ऑफ NH4 होल ट्वाइस SO4, तो ये तो 2 मोल लिखना पड़ेगा ना। 2 मोल क्यों लिखना पड़ेगा NH4 प्लस? क्योंकि NH4 होल ट्वाइस SO4 से कितने मोल NH4 प्लस मिलेगा? ये टूटेगा आयंस में, तो कितने मोल मिलेगा? NH4 प्लस प्लस SO4 -2। अगर ये 1 मोल है तो कितना मिलेगा? 2 मोल, और ये 1 मोल, तो यही 2 मोल इधर आएगा। तो A इंटू 1 किसके बराबर होगा? 2 इंटू 3, 2 इंटू 3, तो A इक्वल टू कितना आएगा? 6 मोल। देखो आंसर, अब अगली क्लास में करेंगे। किसका है? कितना पढ़ लिया था? अच्छा, कुछ क्वेश्चंस कर रहे थे। कितने टॉपिक हो गए थे? डबल टाइट्रेशन कर लिया था। नोट लिखो जरा, या आर्टिकल नंबर कितने हो गए थे? कितने आर्टिकल? 9? नहीं, टॉपिक टॉपिक, आर्टिकल्स, टॉपिक टॉपिक। अरे ये तो टाइट्रेशन कहां से स्टार्ट हुआ था? वॉल्यूमेट्रिक टाइट्रेशन। पॉइंट नंबर 5 लिख लो। अरे 4 लिख लो, उसमें क्या है? लिखो बैलेंसिंग ऑफ एन आयनिक इक्वेशन, बैलेंसिंग ऑफ एन आयनिक इक्वेशन बाय ऑक्सीडेशन नंबर मेथड।
Balancing of an ionic equation by oxidation number method. Balancing of an ionic equation by oxidation number method. In this method, first charge is balanced, then atoms. इस मेथड में सबसे पहले चार्ज बैलेंस करते हैं, बाद में एटम बैलेंस करते हैं. आयन इलेक्ट्रॉन मेथड में क्या था? पहले एटम बैलेंस करते हैं, बाद में चार्ज बैलेंस करते हैं. एटम को बैलेंस करने का रूल क्या है? बैलेंस ऑल द एटम्स अदर देन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. ऑक्सीजन को किससे और हाइड्रोजन को किससे, और चार्ज किससे बैलेंस? इलेक्ट्रॉन. जस्ट उल्टा करना है. सबसे पहले इसमें स्प्लिट नहीं करना है. हाफ रिएक्शन मेथड में स्प्लिट करना पड़ता था. पूरा रिएक्शन लिखो और जो भी ऑक्सीडाइजिंग या रिड्यूसिंग एजेंट है उसके एन फैक्टर फाइंड आउट करो. स्टेप 1, फाइंड respective oxidizing and reducing agent. Find n factor of the respective oxidizing and reducing agent. Cross multiply the n factors so that their charge is balanced. एसी किसने बंद किया है? जा बोल के आजा. ठीक है, तो चार्ज बैलेंस करने के लिए क्या करना है? एन फैक्टर निकाल के उसको बस क्रॉस मल्टीप्लाई करना है. और क्रॉस मल्टीप्लाई देखो हाफ रिएक्शन मेथड वाले से आया. हाफ रिएक्शन में भी क्या करते थे अपन? वो जो एक ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, एक रिडक्शन हाफ रिएक्शन होता था, तो उनके चार्ज को कैसे बैलेंस करते थे? जैसे इधर मान लो +2 इलेक्ट्रॉन है और इधर +5 इलेक्ट्रॉन है, तो इसको किससे मल्टीप्लाई करते? तो 5 से, इसको 2 से. तो वही कर रहे ना, बिल्कुल वही है. स्टेप 2, बैलेंसिंग ऑफ एटम्स. बैलेंसिंग ऑफ एटम्स. बैलेंस, अरे बस बैलेंस ऑल द एटम्स अदर देन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. Oxygen atoms are balanced by H2O, whereas hydrogen atoms by H+. क्या दिक्कत है? ऑक्सीजन एटम को H2O से बैलेंस करना है और हाइड्रोजन को H+ से. बस ये 2 स्टेप्स ही आएंगे. यानी इसमें 2 हाफ रिएक्शन में स्प्लिट नहीं करना है. इसमें कंप्लीट रिडॉक्स रिएक्शन लिखना है. जो ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट है उनके एन फैक्टर निकाल रहे हैं. क्रॉस मल्टीप्लाई करना है चार्ज बैलेंस करने के लिए. एग्जाम्पल देखो. बैलेंस द फॉलोइंग आयनिक इक्वेशंस in acidic medium by oxidation number method. By oxidation number method. First is MnO4 minus plus C2O4 minus 2 gives Mn plus 2 plus CO2.
MnO4 minus plus C2O4 minus 2 gives Mn plus 2 plus CO2. हो गया? देखो कैसे करना है. MnO4 minus plus gives Mn plus 2 plus CO2. Mn का ऑक्सीडेशन स्टेट +7 +2, इसका इन फैक्टर, कार्बन का, इसका इन फैक्टर. सबसे पहले जो ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट है उनका एन फैक्टर. तो बेसिकली ये एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन ही तो है. यानी MnO4 माइनस 7+2 बना तो 5 इलेक्ट्रॉन लिए, और C2O4 -2 से CO2 बना तो कितने, 2 इलेक्ट्रॉन दिए. बराबर कैसे होंगे? इसने 5 लिए, उसने 2 दिए, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो. 2 MnO4 minus 5 C2O4 -2 Mn plus 2 plus CO2. ये चार्ज बैलेंस हो गया. अब बैलेंस एटम को करना है. कैसे करते हैं? बैलेंस ऑल दी एटम्स अदर देन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. यहाँ कितने Mn है? 2 Mn. तो यहाँ कितना आएगा? 2. यहाँ कितने कार्बन? 10. तो कितना आएगा? 10 कार्बन. बैलेंस. अब ऑक्सीजन को बैलेंस करना है. ऑक्सीजन काउंट करो. यहाँ 20 ऑक्सीजन, यहाँ कितना है? 20 + 8 28 ऑक्सीजन. तो कितना आएगा? 8 H2O. अब हाइड्रोजन बैलेंस करो. 16 H+. हो गया बैलेंस. इसमें कोई इलेक्ट्रॉन की जरूरत, क्योंकि चार्ज तो ऑलरेडी बैलेंस कर चुके. चेक कर लो एक बार. 2 नेगेटिव 10 नेगेटिव 12 नेगेटिव 16 पॉजिटिव, 4 पॉजिटिव इधर और 4 पॉजिटिव इधर. तो ये एक सिंगल स्टेप में हो जाएगा, लेकिन इसके लिए कंडीशन क्या चाहिए? एन फैक्टर तुम्हें आना चाहिए. सेकंड देखो, Cr2O7 -2 Cu2S Cr +3 Cu +2 plus H2S. करो बैलेंस एसिडिक मीडियम में. नहीं H2S नहीं, SO2 लिखो. नहीं नहीं SO2 लिखो. Cr2O7 -2 का इन फैक्टर कितना? इसका 8. आता तो है तुम्हें चैप्टर. कितना इसका आएगा? क्रॉस मल्टीप्लाई. इसकी वजह इसको 3 और इसको 4 से कर देंगे. लीस्ट इंटीग्रल रेशियो ना. अरे भैया 6 और 8 बाद में तो 2 से डिवाइड करना ही पड़ेगा. एलसीएम सुना? एलसीएम HCF क्या लगेगा यहाँ पे? इसको 3 और 4 कर सकते हैं क्या? इसको 4 से मल्टीप्लाई, इसको 3 से मल्टीप्लाई, तो कितना हो जाएगा? 4 Cr2O7 -2 3 Cu2S किस में कन्वर्ट होगा? 8 6 3 6 ऑक्सीजन
बाप रे, 28 ऑक्सीजन और 6 ऑक्सीजन, 22 H2O, 44 हाइड्रोजन और इधर हाइड्रोजन 44 H+। अबे सही तो है। 8 नेगेटिव, 44 पॉजिटिव, 36 पॉजिटिव, 24 + 12, ठीक है ठीक है। हाँ जी, सल्फर चच्चा कहाँ गए? अंकल, ओ अंकल, सल्फर चाचा, उनका थोड़ी ऑक्सीडेशन स्टेट बदला। FeS2 में सल्फर भी है ना। बातें मत करो। सबसे वाली बात, ये मॉलिकुलर रिएक्शन है तो वैसे बैलेंस हो जाएगा, लेकिन अगर n फैक्टर से करना हो तो +2 -1 +3 +4, +2 से +3 -1 से +4, इसका n फैक्टर 11, 0 से -2 है सब जगह, इसका n फैक्टर क्रॉस मल्टीप्लाई किया 4 FeS2, 11 O2, Fe2O3 + SO2, 4 ट्वाइस 8, हो गया बैलेंस देखो। हो गया। उसके बाद लिखो एक नोट, बैलेंसिंग ऑफ अ डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन, disproportionation reaction by oxidation number method, balancing of a disproportionation reaction by oxidation number method। Cl2, Br2 and I2 disproportionate in alkali medium, alkali medium में disproportionate होते हैं। Cl2 बेसिक मीडियम Cl- + ClO3- में कन्वर्ट होता है, तो या तो OH- लिखेंगे, Na2CO3 भी लिखा आ सकता है। अब इसको कैसे बैलेंस करें? हमारा कॉन्सेप्ट क्या है? एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, एक रिड्यूसिंग, और एन फैक्टर का क्या करते हैं? क्रॉस मल्टीप्लाई। यहाँ तो एक ही स्पीशीज है। हाँ, ब्रेक कैसे करोगे? Cl2 ही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और Cl2 ही क्या है, यानी एक Cl2 Cl- में जा रहा है और एक Cl2 किस में जा रहा है? ClO3-। तो यहां से यहां का इनफैक्टर निकालो और यहां से यहां का इनफैक्टर निकालो, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करो। Cl2 से Cl- एंड Cl2 से ClO3-। माइनस ही तो लिखा है। अबे वो गधेड़ा प्लस है, कुछ भी बोलना है।
इस Cl2 का एन फैक्टर कितना, इसका कितना, वही आ रहा है देखो 2 × 10/2 + 10 एन फैक्टर। किससे मल्टीप्लाई करें, 2 और 10 या 5 और 1, 5Cl2 + Cl2, Cl माइनस प्लस ClO3 माइनस। अब किस Cl से किस Cl को बैलेंस करना है, इससे ये गया ना तो इधर से ये बैलेंस होगा, यानी ये 5 है ना तो 10, तो यहाँ कितना आएगा 10Cl माइनस, यहाँ 1 तो यहाँ 2Cl3 माइनस, और 5Cl2 और Cl2 मिलाकर कितना होगा 6Cl2, 10Cl माइनस प्लस 2Cl3 माइनस, चार्ज बैलेंस हो गया। अब क्या बैलेंस करना है, ऑक्सीजन 6H2O 12H प्लस, हो गया बैलेंस। देख लो, इसको फर्दर 2 से डिवाइड कर सकते हैं। आयन इलेक्ट्रॉन, कर लो ना चेंज, 12H प्लस है तो क्या करो 12OH माइनस इधर जोड़ दो और 12OH माइनस इधर जोड़ दो, ये मिलकर क्या बनाएगा 12H2O, माइनस कर देना उसे। क्या, क्योंकि एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और एक रिड्यूसिंग एजेंट है। Cl2 के मॉलिक्यूल जो लिए ना कंटेनर में, उसमें से कुछ इलेक्ट्रॉन लूज कर रहे हैं और कुछ इलेक्ट्रॉन गेन कर रहे हैं। लिख लिया, अब लास्ट टॉपिक लिखो, हार्डनेस ऑफ वाटर। हार्डनेस ऑफ वाटर, अगर कंटेनर जो है जिसमें वाटर है, अगर इसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन है, यही दो आयन, सिर्फ इसके अलावा कोई और आयन होगा तो उसको हार्ड वाटर नहीं बोलेंगे। सिर्फ यही दो आयन्स अगर हुए तो उसको क्या बोलते हैं हार्ड वाटर, यानी सॉल्युबल इंप्योरिटीज ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आयन इन वाटर, इसी को क्या बोलते हैं हार्ड वाटर। तो ये है सॉल्युबल इंप्योरिटीज ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आयन्स in water is considered as hard water। वाटर को वैसे दो पार्ट में कैटेगराइज करते हैं, एक हार्ड वाटर और एक सॉफ्ट वाटर। क्या डिफरेंस होता है दोनों में, मुझे समझ में आ गया, सब इंटेलिजेंट हो। अब कोई एक जना बताओ, आप बताओ। एक तो फालतू के कमेंट मत किया करो ना, ज्यादा ओपन मत हो। किसको आता है बता, क्या बोल लिया मनी मन में, सुना आवाज आएगी यहाँ तक। झाग क्या होता है गधेड़ा, लेदर कौन देगा, सॉफ्ट वाटर। तो हार्ड वाटर क्या है, तो अगर लेदर नहीं बनाता है तो क्या बनाता क्या है, होता क्या है स्कम या प्रेसिपिटेट विद, अरे बातें मत करो,
with soap solution it provides scum or precipitate. जैसे सोप होता है सोडियम स्टीयरेट C17H35 COO माइनस Na+, ये सोडियम स्टीयरेट है, ये सोप है। जब ये कैल्शियम आयन से रिएक्ट करता है तो C17H35 COO होल ट्वाइस Ca बनाता है और ये प्रेसिपिटेट आउट हो जाता है। तो सिर्फ दो ही आयंस हैं, एक कैल्शियम और एक मैग्नीशियम। इन दो आयंस की इंप्योरिटी को ही हार्ड वाटर के लिए रिस्पॉन्सिबल मानते हैं, Na+ नहीं, ये ध्यान रखना। आगे इंप्योरिटीज के जब सवाल करेंगे तो दूसरे भी कैटायंस होंगे, उनकी वजह से हार्ड वाटर नहीं होता। हार्ड वाटर किसकी वजह से होता है? सिर्फ कैल्शियम और मैग्नीशियम की वजह से। स्टीयरेट, स्टीयरेट STEARATE, यानी यही दो कैटायंस हैं जो हार्डनेस क्रिएट करते हैं किसमें? वाटर में। क्योंकि यही दोनों स्कम बनाते हैं सोप के साथ, तो तुम्हें लादर नहीं मिलता है। अब हार्ड वाटर दो पार्ट्स में कैटेगराइज कर सकते हैं, एक टेम्पररी हार्डनेस है, एक टेम्पररी हार्डनेस है और एक परमानेंट हार्डनेस है। एक टेम्पररी हार्डनेस है और एक परमानेंट हार्डनेस है। तो हार्डनेस को भी दो पार्ट्स में कैटेगराइज किया है, वन इज टेम्पररी एंड द अदर वन इज परमानेंट। अब अगर केटायन है तो एनायन भी होगा ना उसके साथ, सॉल्ट होगा ना भाई, ऐसा तो है नहीं सिर्फ सिर्फ केटायन ही केटायन होगा, वो तो कोई सॉल्ट मिक्स हुआ होगा। तो अगर यहां पर कैल्शियम और मैग्नीशियम, इसके साथ जो एनायन है अगर वो बाइकार्बोनेट है HCO3-, अगर बाइकार्बोनेट एनायन है, बाइकार्बोनेट एनायन, तो इसको टेम्पररी हार्डनेस बोलते हैं। लेकिन केटायन कैल्शियम और मैग्नीशियम के साथ क्लोराइड, यानी क्लोराइड या सल्फेट है, सल्फेट, तो इसको क्या बोलते हैं? परमानेंट हार्डनेस। यानी कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड या कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट। तो अगर क्लोराइड और सल्फेट की इंप्योरिटी है तो उसको परमानेंट हार्डनेस बोलते हैं। इसका मतलब अगर वाटर में कैल्शियम क्लोराइड है या मैग्नीशियम क्लोराइड है, कैल्शियम सल्फेट है या मैग्नीशियम सल्फेट है, तो वो परमानेंट हार्डनेस है। लेकिन अगर कैल्शियम बाइकार्बोनेट है या मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट है तो उसको बोलते हैं टेम्पररी हार्डनेस। यानी हार्डनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल केवल दो ही कैटायन है, एक कैल्शियम और एक मैग्नीशियम। अब कैटायन है तो एनायन भी पड़ा होगा, और क्या, सिर्फ कैल्शियम हो और लिखा है हर जगह। ठीक है, अब इसको टेम्पररी क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये सिंपली बॉयल करने पर इस हार्डनेस को रिमूव किया जा सकता है। तो फर्स्ट लिखो टाइप 1 टेम्पररी हार्डनेस, टेम्पररी हार्डनेस। The hardness in water can be removed by simply
बॉइलिंग ऑफ सॉल्यूशन, पानी को गर्म कर दोगे तो ये सॉफ्ट वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा। और उसका रीजन क्या है? पानी में जब तक कैल्शियम आयन है या मैग्नीशियम आयन है तब तक वो हार्ड वाटर है। अगर उस पानी में से कैल्शियम को बाहर निकाल दोगे तो सॉफ्ट वाटर बन जाएगा। तो बाहर कैसे निकलेगा? जब तुम इसको गर्म करोगे तो ये जो कैल्शियम बाइकार्बोनेट है ना, इसको हीट करते ही कैल्शियम कार्बोनेट में कन्वर्ट होता है, H2O प्लस CO2। नहीं, हाँ सही तो है। और कैल्शियम कार्बोनेट इनसॉल्युबल सॉल्ट है, इनसॉल्युबल इन वाटर। इसका मतलब पहले तो ये पानी में पड़ा हुआ था कैल्शियम बाइकार्बोनेट, जैसे हीट करेंगे तो क्या होगा? ये किस में कन्वर्ट होगा? कैल्शियम कार्बोनेट। और कैल्शियम कार्बोनेट क्या है? तो ये बाहर निकल जाएगा। तो कैल्शियम आयन जैसे ही निकलेगा बाहर, वैसे ही ये वाटर कैल्शियम फ्री हो जाएगा। कैल्शियम फ्री होते क्या हो जाएगा? सॉफ्ट वाटर। ऐसे मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट है, जैसे इसको हीट करोगे मैग्नीशियम कार्बोनेट, ये भी प्रेसिपिटेट, ये भी इनसॉल्युबल इन वाटर है। तो पानी के अंदर से कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन बाहर निकल जाएगा। जैसे ही कैल्शियम और मैग्नीशियम बाहर निकला, ये क्या बन जाएगा? सॉफ्ट वाटर। क्या? कैल्शियम क्या बोल रहा है? नहीं, अबे पानी से बाहर निकल गया, वो वाटर के अंदर है, सॉल्यूशन है। टेम्पररी हार्डनेस कैन ऑल्सो बी removed by Clark process by the use of slaked lime। क्या होता है स्लैकेड लाइम? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो कैल्शियम क्या था? बाइकार्बोनेट। कैल्शियम बाइकार्बोनेट जो है, जब ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट करता है तो क्या बनेगा? वापस कैल्शियम कार्बोनेट प्लस H2O प्लस CO2। बैलेंस कर लेना इसको। लिख लिया? चलो अगली क्लास में करते हैं इसको। परमानेंट हार्डनेस मॉड्यूल बताओ जरा। अपन ने S1 तो ऑलमोस्ट कर लिया, S2 भी कर लिया, O1 भी कर लिया। जे मेन और जे एडवांस बचा है ना? O1 में कहां तक कर लिया? ठीक है, ये तो कर लेंगे। O2 कर लो भाई, बता रहा हूं ना। O2 में जो नहीं कर पाओगे बता रहा हूं, 14 नहीं कर पाओगे अभी, बस 14 के अलावा सारा कर सकते हो। कौन कौन सा? 12 13 भी कर लेना। 12 13 तो इनफैक्ट कॉपी में करा रखा है। तो O2 में लिख लो होमवर्क 12 13। O2 O2 का 12 13। जे मेंस का जो नहीं कर सकते वो बता रहा हूं। 6 अभी नहीं होगा, 13 नहीं होगा, 18 नहीं होगा, 22 नहीं होगा। बाकी सारे करने हैं, तो जे मेन करना है।
और जे एडवांस करना है, जे एडवांस में हार्डनेस का एक भी सवाल नहीं है, तो करके लाना, ठीक है। अगली क्लास में खत्म कर लेंगे चैप्टर प्रेसिपिटेट।